दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस शख्स की यानी कि रॉबर्ट की ज़्यादा फुटेज नेट पर अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एक फ़ोटो हमें मिल पाई है, इसलिए आप इस स्टोरी को चाहें तो अपनी पॉकेट में मोबाइल रखकर कान में ईयरफोन डालकर भी सुन सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई इमेज नहीं दिखाई जाएगी, सिर्फ एक ही इमेज है। उस एक इमेज पर ही हमने पूरी वीडियो बनाई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो सुनकर आपको एहसास होगा कि किस तरह बचपन में मिले मेंटल ट्रॉमास, तकलीफ़ें एक इंसान को इस कदर अफराद की तरफ मोड़ सकती है कि जब उसे जेल में डाला गया तो उसे कभी रिहाई नहीं किया गया। और हैरत की बात ये कि ये शख्स ब्रिटेन के इतिहास में सबसे लंबी उम्र कैद गुजारने वाला शख्स बन गया। इसकी कहानी सुनकर इसके लिए दुख भी होता है, साथ में इसने जो किया उसे सुनकर हैरानी भी होती है और साथ ही साथ नफरत भी होती है। लेकिन क्या कीजिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगली वीडियो हमारी होने वाली है रॉबर्ट स्पियर्स के बारे में। इसके बारे में कहा जाता है कि जो फिल्म बनी है कैच मी इफ यू कैन, जो आपने शायद देखी होगी लियोनार्डो डिकैप्रियो की, तो कहा जाता है कि वो फिल्म फ्रैंक एबैग्नेल के ऊपर ना बनकर रॉबर्ट स्पियर्स के ऊपर बनी है। जब आप रॉबर्ट स्पियर्स की कहानी सुनेंगे तो पाएंगे कि इसने ऐसे कारनामे किए हैं कि फ्रैंक एबैग्नेल भी शर्मा जाए। तो दोस्तों, इस पर अभी काम चल रहा है। उम्मीद है परसों तक ये स्टोरी शायद आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आते हैं अपनी आज की कहानी पर। रॉबर्ट मोल्सली, इसकी पैदाइश होती है 26 जून 1953 को लिवरपूल नाम के इलाके में। लिवरपूल के नाम से शायद आप सब परिचित होंगे अगर आप फुटबॉल फॉलो करते हैं तो। रॉबर्ट की माँ का नाम जीन और पिता का नाम रॉबर्ट होता है। विदेशों में बाप और बेटे का नाम सेम हो सकता है, बस बाप के नाम में अगर सीनियर और बेटे के नाम के आगे जूनियर लग जाता है। खैर, बाप का नाम रॉबर्ट, माँ का नाम जीन। इनकी 4 संतान थी। जब रॉबर्ट का जन्म हुआ उसके पहले ही से इसके माता पिता की 4 औलादें थी। रॉबर्ट की पैदाइश के वक्त इसकी एक बहन और 3 साल की ब्रेंडा, 2 साल का भाई पॉल और 1 साल का भाई केविन। कुल मिलाकर ये 4 लोग थे। इनके पिता को अक्सर पैसों की तंगी रहती। वो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर थे। पैसों की तंगी की वजह से घर में अक्सर कलह होता। तो जब ये देखा गया कि पैसों की तंगी और आपसी झगड़ों के बीच इन 4 बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, तो इन 4 बच्चों को एक फॉस्टर होम में भेज दिया जाता है जिसका नाम था नज़रेथ हाउस। इस वक्त तक रॉबर्ट की उम्र 2 साल थी। वहाँ पर नर्सें इन लोगों की देखभाल करती। अब ये बच्चे स्कूल जाते, अच्छा खाना खाते, लेकिन इनके माता बहुत कम बार इनको देखने आए, जैसे कोई अजनबी हो। इस बीच में रॉबर्ट सीनियर और जीन, इनको 8 बच्चे और हुए, यानी 8 और 4 कुल 12 बच्चे। तो अब ये बच्चे पहले से बेहतर माहौल में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। 7 साल गुजर जाते हैं। जब रॉबर्ट की उम्र 9 साल होती है तो इसके माता पिता सब बच्चों को अपने साथ रखने के लिए ले जाते हैं। बच्चों को लगता है कि शायद अब इनका बाप कुछ बदल चुका होगा, लेकिन वहाँ पर कुछ दिन गुजारने पर उन्हें एहसास होता है कि कुछ नहीं बदला है। रॉबर्ट का पिता उसे और उसके दोनों भाइयों को मारता, हालांकि उसने कभी ब्रेंडा पर हाथ नहीं उठाया। एक बार रॉबर्ट के पिता ने रॉबर्ट को 6 महीने के लिए एक कमरे में लॉक कर दिया और दिन में कई बार वो कमरे में आता और रॉबर्ट को पीटता। रॉबर्ट को कभी भी अपने साथ किए गए इन बदसलूकी और ऐसे बर्ताव का कारण पता नहीं चला और उसका जो मेंटल ट्रॉमा था वो बढ़ता गया। 1 साल के भीतर ही रॉबर्ट को फिर से एक फॉस्टर होम में भर्ती कर दिया जाता है। यहाँ पर रॉबर्ट को अपने उन बड़े भाई और बहन से दूर कर दिया गया जिसके साथ वो था, और रॉबर्ट को फॉस्टर होम में डाल दिया गया। और बाकी जो इसके भाई बहन थे उनको कहा गया कि रॉबर्ट मर चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। कई सालों के दौरान उसने कई फॉस्टर होम बदले और 15 साल की उम्र में आखिर वो फॉस्टर होम छोड़कर लंदन चला आता है किसी काम की तलाश में, किसी रोज़गार की तलाश में, ताकि एक इज्जत भरी ज़िंदगी गुजार सके। यहाँ वो मजदूरी का काम शुरू करता है, लेकिन ये जल्द ही ड्रग लेने लगता है और 6 महीनों के भीतर ये सारे तरह के ड्रग ले डालता है और इतना ड्रग लेता है कि ये एडिक्ट हो जाता है। और अपनी इस ड्रग की हवस को मिटाने के लिए वो एक रेंट बॉय का काम शुरू कर देता है। रेंट बॉय का मतलब ये कि ऐसा शख्स जो चाहता तो नहीं है, लेकिन पैसों की तंगी और मजबूरी में उसे आदमियों या औरतों के साथ हम बिस्तर होना पड़ता है। तो रॉबर्ट अब रेंट बॉय का काम करने लगता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि मार्च 1974 में
रॉबर्ट को एक 30 साल का आदमी अपने साथ ले जाता है अपनी हवस मिटाने के लिए, और उस आदमी का नाम था जॉन फेरल। जॉन फेरल एक पीडोफाइल था। पीडोफाइल यानी कि जो अपनी हवस छोटे बच्चे से मिटाते हों और उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाते हों। तो वो रॉबर्ट को कई बच्चों की तस्वीरें दिखाता है वहाँ पर ले जाकर, जिसको उसने अपना शिकार बनाया था। पता नहीं क्यों इस बात से रॉबर्ट को गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर जोसेफ का गला घोंट देता है। जल्द ही रॉबर्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस पर ट्रायल चलाया जाता है। लेकिन जब इस पर मुकदमा चलाने की बात आती है तो इसको दिमागी तौर पर अनफिट करार दे दिया जाता है और इस पर ट्रायल ना चलाकर इसे हाई सिक्योरिटी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया जाता है उम्र भर के लिए। हालांकि होता ये एक जेल ही है, लेकिन इसको एक हॉस्पिटल की तरह भी ट्रीट किया जाता है और एक जेल की तरह भी, दोनों का एक कॉम्बो टाइप होता है। लेकिन 3 साल बाद 1977 में एक दिन ये और इसका साथी, जो कि जेल में इसका साथी था डेविड चीजमैन, दोनों मिलकर एक साथी कैदी डेविड फ्रांसिस को बंदी बना लेते हैं। कहा जाता है कि रॉबर्ट को पीडोफाइल से सख्त नफरत थी और चूंकि डेविड फ्रांसिस बच्चों का शोषण करने के जुर्म में ही यहाँ आया था, तो रॉबर्ट और इसका साथी 26 साल के डेविड फ्रांसिस को किडनैप कर लेते हैं और बाहर से किसी को भी जेल के अंदर नहीं आने देते, पूरा जेल पैक कर देते हैं। 9 घंटे तक बंदी बनाने के बाद दोनों इसका गला घोंट देते हैं और इसको उल्टा लटका देते हैं। सिर्फ उतनी जगह में इसको उल्टा लटकाते हैं जहाँ से बाहर के जो अथॉरिटी मेंबर हैं वो देख सके कि इन्होंने डेविड फ्रांसिस का कत्ल कर दिया है। कहा जाता है कि दोनों ने मिलकर डेविड फ्रांसिस के सिर को क्रैक करके चम्मच अंदर घुसा करके उसका ब्रेन खा लिया था। उस हादसे ने रॉबर्ट को नाम दिए ब्रेन ईटर और एक हैनिबल द कैनिबल। हालांकि बाद में रिपोर्ट में सामने आया कि इन लोगों ने डेविड के कान में एक चम्मच से बनी चीज़ डाली तो थी, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि ऐसा करने से उसका ब्रेन का कुछ हिस्सा बाहर आया हो और इन दोनों ने उसको खाया हो। इसके बाद इस पर फिर केस चलता है और अब इसे अपनी पुरानी जेल जो ब्रॉडबून में थी उसकी जगह नई जेल वेकफील्ड में भेज दिया जाता है। वो चाहता था कि उसे फिर से ब्रॉडमूर जेल भेजा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दिन आता है 28 जुलाई 1978, जब रॉबर्ट अपनी सेल में बंद था। एक नया कैदी आता है जिसका नाम था सोनी डॉलवुड। 46 साल का सोनी डॉलवुड अपनी बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में इस जेल में आया था। उसके अंदर आते ही रॉबर्ट उस पर टूट पड़ता है, उसके ऊपर चाकू से कई बार वार करता है और वो उसको अपने पलंग के नीचे रख देता है। एक तरह से वो साथी कैदियों को एक निमंत्रण दे रहा था कि भाई आओ और इसको बचा लो, लेकिन कोई भी इसके डर से अंदर नहीं जाता है। अब रॉबर्ट अपनी सेल से बाहर जाता है अपने दूसरे शिकार की तलाश में, और एक 56 साल के विलियम रॉबर्ट्स नाम के आदमी को, जो कि एक 7 साल की लड़की के रेप के जुर्म में सज़ा काट रहा था, उसे कई बार चाकू मारता है और आखिर में उसका सिर दीवार पर जोर से पटक कर उससे खत्म कर देता है। दोनों कत्ल करने के बाद रॉबर्ट शांति से बिल्कुल कामली प्रिजन ऑफिसर के कमरे में जाता है और अपना चाकू वहाँ पर रख देता है और कहता है कि अगली बार जब आप हाजिरी लेंगे तो 2 लोग आपको कम मिलेंगे। इस जुर्म को देखते हुए उससे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, जिसमें उसे कोई भी पैरोल नहीं दी जाएगी और इसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया जाता है। रॉबर्ट का वकील डिफेंस में कहता है कि इन सब की वजह रॉबर्ट का बचपन है, उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से ही ये आज इतना वॉयलेंट और हिंसक हो चुका है। रॉबर्ट कहता है कि मुझे हर शख्स में अपने माँ बाप दिखाई देते हैं। अगर मैंने अपने माँ बाप को 1970 में ही मार डाला होता तो आज इन लोगों की जान नहीं जाती और मैं आज़ाद घूम रहा होता, ना कि यहाँ जेल में। खैर, रॉबर्ट को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया जाता है, जहाँ इसके लिए एक साइकाइट्रिस्ट भी अपॉइंट किया गया था। साइकाइट्रिस्ट का कहना था कि अब रॉबर्ट सुधार कर रहा है धीरे धीरे, लेकिन कुछ टाइम बिताने के बाद साइकाइट्रिस्ट को भी बंद कर दिया जाता है। 1983 में रॉबर्ट को एक डबल सेल वाले जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पहली वाली जो सेल है उसकी साइज़ होती है 5.5 फीट बाय 4.5 फीट, यानी कि ये तो इसमें कोई शख्स सो भी नहीं सकता। और जो दूसरी सेल थी वो इससे भी कम साइज़ की थी और जहाँ पर इसके लिए खाना रखा जाता था।
अगर कोई विजिटर रोबोट्स को विजिट करने आता था तो उसको कम से कम 17 लॉक खोलकर अंदर जाना पड़ता था। इस तरह की टाइट सिक्योरिटी रोबोट को दी गई थी। रोबोट अपने 24 घंटे में से 23 घंटे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारता, बाकी बचा 1 घंटा वो अपनी एक्सरसाइज में गुजारता, जिसके लिए 6 पुलिस वाले उसके साथ तैनात रहते कि कहीं ये भाग ना जाए या फिर कहीं साथी कैदियों का कुछ नुकसान ना कर बैठे। तो उसके बाद होता यह है कि हालांकि साइकाट्रिस्ट कोर्ट से कहता है कि रोबोट का इलाज करने दिया जाए ताकि वो लोगों के बीच में घुल मिल सके और इसी तरह से वो मेन स्ट्रीम में आ पाएगा, लेकिन कोर्ट उसकी एक भी नहीं सुनती। इस बीच में होता ये है कि जो रोबोट होता है उसको पोइट्री का शौक़ था, उसका आईक्यू लेवल काफ़ी हाई था, वो टेलीविज़न का शौक़ था, उसको बुक पढ़ने का शौक़ था। तो उसने कोर्ट से कहा था कि मुझे या तो टेलीविज़न, बुक्स और पोइट्री की कुछ किताबें दी जाए ताकि मेरा कुछ वक्त गुजर सके, या फिर मुझे एक साइनाइड का कैप्सूल दिया जाए ताकि मैं खुद की जान ले सकूं। 40 साल बिना किसी से बात करे रोबोट ने गुजारे हैं, और इतने साल बिना किसी से बात करे गुजारने के बाद उसका अंजाम ये होता है कि रोबोट अब बात करना भूल चुका था। कितनी बड़ी बात होती है किसी शख्स को एक टेलीविज़न, कुछ बुक्स या पोइट्री की कुछ किताबें मुहैया करवाना, लेकिन कोर्ट उसकी ना तो ये फरियाद सुनता है, ना ही उसको यूथेनेशिया की परमिशन देता है ताकि वो खुद की जान ले सके। क्योंकि इतना वक्त अगर कोई इंसान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहेगा तो इंसान एक सोशल एनिमल है, वो नहीं रह सकता, लेकिन कोर्ट इसकी एक भी नहीं सुनती। ये ब्रिटेन के इतिहास में एक ऐसा केस है जिसमें कोई इंसान इतने लंबे वक्त के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहा हो। खैर, रोबोट के ऊपर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है साइलेंस ऑफ द लैम्ब, 1992 में आई थी शायद। ये बहुत शानदार मूवी है, मैंने देखी है, यू वुड लव इट टू। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और मैं माफ़ी चाहूँगा जो वॉइस में आज जो दिक्कत आ रही है। आई विल ट्राई माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम कि वॉइस सही आए। तब तक के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।